जून 2024 अमेरिका फेडरल रिजर्व अमेरिका के बैंकिंग रहस्यों के 33 टेराबाइट्स अचानक गायब हो गए। हर स्क्रीन पर फिरौती का नोट है और उसमें एक ही संदेश है, अपने वार्ताकार को निकालो, $50,000 की पेशकश अपमानजनक है। ओके कड़ा, ये लॉकबिट की पहचान दुनिया का सबसे खतरनाक रैंसमवेयर। इसके पीछे एक ही आदमी है, दिमित्री कोरोशेव, जिसके 120 देशों में 2000 कंपनियों पर कब्जा है। बोइंग, अस्पताल, बैंक, यहाँ तक कि खुद एफबीआई भी। $100 मिलियन से भी ज्यादा और गिनती जारी है। यह हैरान करने वाली बात है, पुलिस को उसकी पहचान पूरी तरह पता है। उन्होंने उसके सर्वर जब्त कर लिए, उसके गिरोह को गिरफ्तार कर लिया और उसके सिर पर $1 करोड़ का इनाम रख दिया है। अभी जब आप ये देख रहे हैं, दिमित्री दुनिया भर के 40% रैंसमवेयर हमलों को नियंत्रित करता है। उसने अपराध को उसी तरह फ्रेंचाइजी बना दिया जैसे मैकडॉनल्ड्स ने बर्गर बनाए। हैकर लॉगिन करते हैं, एक टारगेट चुनते हैं और मुनाफा बांट लेते हैं। लेकिन एक आदमी इंटरनेट पर आधे हैक्स को कैसे नियंत्रित कर सकता है, और उसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? शरद ऋतु 2019, वोरोनेज, रूस। एक 26 साल का प्रोग्रामर एक तंग अपार्टमेंट में बैठा है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ रही हैं। दिन में वो दिमित्री कोरोशियन है, ऑनलाइन वो लॉकबिट सब है, रूसी हैकर फोरम्स पर एक बेनाम पहचान। लेकिन वो कुछ और भी है जो अभी तक किसी को पता नहीं है। कुछ ऐसा जो ये सब समझा देगा कि वो कैसे सोचता है, कैसे काम करता है और क्यों पारंपरिक कानून प्रवर्तन उसे पारंपरिक तरीकों से कभी नहीं पकड़ पाएगा। खाली एनर्जी ड्रिंक के डिब्बों और कोड की चमकती स्क्रीन के बीच घिरा हुआ दिमित्री कोई एकल बैंक डकैती या एक बार का वायरस नहीं बना रहा है। उसका सपना इससे कहीं बड़ा है। वो हैकिंग की दुनिया को पूरी तरह उलटना है। पारंपरिक गैंग के साथ भागने के बजाय वो फ्रीलांसरों की एक सेना का गॉडफादर बनेगा। उस धुंधले कमरे में दिमित्री एक नए तरह के रैंसमवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म को जोड़ रहा है। इसका कॉन्सेप्ट है, वो उन्नत मैलवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराता है। अन्य अपराधी यानी उसके सहयोगी टारगेट्स में घुसपैठ करने का गंदा काम करते हैं। जब कोई सहयोगी किसी शिकार को पकड़ता है और फिरौती मिलती है, तो दिमित्री सबसे पहले अपना हिस्सा काट लेता है। ये कोई गैंग नहीं बल्कि एक फ्रेंचाइज है। ये कोई हैकर नहीं बल्कि साइबर क्राइम का सीईओ है। लेकिन आखिर क्यों पक्के अपराधी एक 26 साल के लड़के पर भरोसा करेंगे जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं? इसका जवाब एक ही कोड की लाइन में छुपा है, जिसे दिमित्री ने लिखा था, एक फेल सेफ जिसने बाद में सब कुछ खो जाने की कगार पर उसके साम्राज्य को बचा लिया। कुछ ही महीनों में उसकी बनाई चीज डार्क वेब पर लाइव हो जाती है। इसका नाम है लॉकडेड। अंडरवर्ल्ड के मानकों के हिसाब से इसकी ब्रांडिंग काफी स्टाइलिश है। एक गुप्त वेबसाइट जहां सहयोगी लॉगिन कर सकते हैं, पॉइंट एंड क्लिक की आसानी से कस्टम रैंसमवेयर पेलोड बना सकते हैं और फिर डैशबोर्ड पर अपने शिकारों को ट्रैक कर सकते हैं। यहां तक कि मोल भाव के लिए एक तरह की कस्टमर सपोर्ट भी है और एक सार्वजनिक लीक साइट है जो उन पीड़ितों का नाम और शर्मिंदगी उजागर करती है जो भुगतान नहीं करते, उनका चुराया हुआ डेटा प्रकाशित करके। सूची में हर पीड़ित के नाम के साथ एक टिक टिक करता काउंटडाउन जुड़ा होता है, पैसे दो वरना तुम्हारे राज सबके सामने आ जाएंगे। जल्दी पैसे कमाने के इच्छुक हैकरों के लिए ये सोने की खान है। दिमित्री एक आकर्षक सौदा पेश करता है। हर फिरौती का 80% सहयोगी को जाता है, 20% लॉकबिट के खजाने में वापस आता है। यह प्लान एक सेवा के रूप में ये बेहद लाभकारी है और बेहिचक कुशल है। 2021 तक लॉकबिट फ्रेंचाइजी में जबरदस्त उछाल आता है। मैलवेयर का वर्जन 2.0 और भी ज्यादा ताकतवर है और इसकी खबर इंटरनेट के हर अंधेरे कोने में फैल जाती है। अगर आप किसी कंपनी का डेटा बंधक बनाना चाहते हैं तो लॉकबिट सबसे पसंदीदा टूल है। उस गर्मी में लॉकबिट ने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंसल्टेंसी में से एक एक्सेंचर पर हमला करके सुर्खियां बटोरी, हजारों दस्तावेज लीक किए और $50 मिलियन की मांग की। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हड़बड़ हालाते। ये नया रैंसमवेयर कॉर्पोरेट सुरक्षा को चकमा देता हुआ आगे निकल रहा है। हर हमले के साथ दिमित्री के अंडरग्राउंड हलकों में प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है। उसे सिर्फ उसके उपनाम से ही जाना जाता है, लेकिन सहयोगी उसकी पेशेवर कार्यशैली की खूब तारीफ करते हैं। अपडेट्स ऐसे जारी होते हैं जैसे सॉफ्टवेयर रिलीज होती हैं। यहां तक कि एक बग बाउंटी प्रोग्राम ही है। 2022 में लॉकबिट 3.0 लॉन्च होता है, जिसमें हैकर्स को मैलवेयर में खामियां ढूंढने के लिए आमंत्रित किया जाता है। $1 मिलियन तक के इनाम दिए जा रहे हैं, जो सिलिकॉन वैली की नवाचार संस्कृति का एक विकृत मजाक है। कोई नहीं जानता कि दिमित्री जानबूझकर एक खास बग को अनदेखा कर रहा है, एक बग जिसे उसने खुद खोजा था, एक बग जो बाद में उसकी बीमा पॉलिसी बन जाएगा। लॉकबिट के आंकड़े चौंका देने वाली है। 2020 के अंत तक अनुमान है कि यह दुनिया भर में लगभग 40% रैंसमवेयर हमलों के पीछे है।
डिमित्री के रैंसमवेयर ने कम से कम 120 देशों में 2000 से अधिक पीड़ितों को निशाना बनाया है, जिनमें छोटे व्यवसायों से लेकर विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियां तक शामिल हैं और $100 मिलियन से अधिक की फिरौती वसूली है। इस ग्रुप की लीक हुई साइट वैश्विक कंपनियों के लिए शर्म की दीवार जैसी लगती है। अस्पताल, बैंक, एयरलाइंस, सरकारी एजेंसियां, कुछ भी सीमा से बाहर नहीं है। हर हफ्ते एक और जानी पहचानी कंपनी अपने डेटा को लॉक हुआ पाती है और लॉकबिट का टाइमर उल्टी गिनती शुरू कर देता है। और इसी दौरान लॉकबिट के मास्टरमाइंड की पहचान अब भी एक रहस्य बनी हुई है। डिमित्री अपने कई स्क्रीन के पीछे चुपचाप बैठा रहता है, अपने साम्राज्य को अपनी क्रिप्टो वॉलेट्स में दौलत भरते हुए देखता है। लेकिन उसने एक गलती कर दी। असल में उसने 3 गलतियां की। पहली गलती मंगलवार सुबह हुई जब उसने कुछ बेहद आम किया। उसने पिज्जा ऑर्डर किया। दूसरी गलती, वो इसे ठीक 47 दिनों में करने वाला था। बात यह है, क्या किसी ने ये नोटिस किया? और FBI के लिए पिज्जा ऑर्डर करना क्यों मायने रखता है? और भी जरूरी बात, वो फेल सेफ कोड क्या था और ऑपरेशन क्रोनोस के शुरू होने पर वो उसे कैसे बचा सकता था? 19 फरवरी 2024, लंदन, सूर्योदय से एक सुरक्षित साइबर कमांड सेंटर के अंदर दर्जन भर विश्लेषक गंभीरता से मॉनिटर्स की दीवार को देख रहे हैं। उन्होंने महीनों तक लॉकबिट गिरोह का पीछा किया है और आज वे पलटवार करने के लिए तैयार हैं। ठीक सुबह 5 बजे GMT पर 7 देशों में एक समन्वित छापा शुरू होता है। एम्स्टर्डम में डच पुलिस एक डेटा सेंटर में धावा बोलती है और महत्वपूर्ण सर्वरों की बिजली काट देती है। फ्रैंकफर्ट में अधिकारी झपकती मशीनों की रैक जब्त कर लेते हैं, जिन्हें लॉकबिट के बैकएंड का हिस्सा माना जाता है। एक ही समय में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और अन्य जगहों पर एजेंट 34 ठिकानों पर छापा मारते हैं। वेब सर्वर, प्रॉक्सी नोड, स्टोरेज ड्राइव्स, लॉकबिट के निशान वाले किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। यह अब तक का सबसे बड़ा रैंसमवेयर सिंडिकेट पर किया गया अभियान है। यह कम से कम उन्हें ऐसे लगता है, क्योंकि याद है वो पिज्जा जो डिमित्री ने ऑर्डर किया था, डिलीवरी का पता उसका अपार्टमेंट ले था। वो इन डेटा सेंटर्स में से एक था और रसीद पर लिखा ना, यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। कुछ ही मिनटों में दिमित्री के कीमती डार्क वेब पोर्टल्स बंद हो जाते हैं। लॉकबिट की लीक साइट, जो कभी रोज नए पीड़ितों का दावा करती थी, अचानक गायब हो जाती है। एक अंडरग्राउंड फोरम पर सहयोगी घबराकर एक दूसरे को मैसेज करते हैं, सर्वर नहीं मिल रहा, क्या हो रहा है? लॉकबिट के प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर साइबर अपराधियों की कतारों में घबराहट फैल जाती है, जो इन्हीं के जरिए अपनी वसूली की योजनाएं चलाते थे। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए ये एक बहुत ही स्पष्ट जीत है, लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। एक साहसिक मोड में जांचकर्ताओं ने गैंग की सार्वजनिक साइट के लिए कुछ खास तैयार किया था। सिर्फ साइट को बंद करने के बजाय यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। लॉकबिट ब्लॉक पर कुख्यात काउंटडाउन टाइमर, जिनका इस्तेमाल पीड़ितों पर दबाव बनाने के लिए किया जाता था, अब किसी और चीज की ओर टिक टिक कर रहे हैं। जो भी लोग नई साइट पर पहुंचते हैं, उन्हें लॉकबिट से जुड़ी कई लीक जानकारियां दिखाई देती हैं। कंपनियों के नाम और फिरौती की मांगों की जगह अब गैंग के राज एक एक करके उजागर किए जा रहे हैं। शिकारियों ने अब बाजी पलट दी है। एक टाइमर पर लिखा है लॉकबिट लीडर की पहचान का खुलासा, और वो डरावने अंदाज में उल्टी गिनती कर रहा है। पहली बार लॉकबिट सूप को खुद पर दबाव महसूस होने लगा है। यह क्या वाकई है? क्योंकि ठीक उसी वक्त दिमित्री कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो मुस्कुरा रहा है और एक सुरक्षित चैट में सिर्फ 4 शब्द टाइप कर रहा है। 4 शब्द जो सब कुछ बता देंगे। अगले कुछ दिनों में और भी झटके लगते हैं। अधिकारियों ने गिरफ्तारियों की घोषणा की। यूक्रेन में लॉकबिट का एक सहयोगी पिटा गया। एक और पोलैंड में। ये वे हैकर हैं जिन्होंने दिमित्री की फ्रेंचाइजी में पीड़ितों, साझेदारों पर रैंसमवेयर तैनात किया था। डोमिनोज की तरह सब कुछ गिरता जा है। इसी बीच फॉरेंसिक विश्लेषक जब्त किए गए सर्वरों की गहराई से जांच कर रहे हैं। जो वे खोजते हैं वो एक खजाना है, लॉकबिट के अप्लायर्स। यहीं से मामला अजीब होने लगता है। उन्हें एक डेटाबेस मिलता है जिसमें 188 सहयोगियों की सूची है और जब्त किए गए क्रिप्टो वॉलेट में ही हजारों बिटकॉइन है, जिनकी कीमत करोड़ों डॉलर है। जांचकर्ता लॉकबिट के रैंसमवेयर के सैकड़ों डिक्रिप्शन कीज भी बरामद कर लेते हैं, वे कीज जो संक्रमित कंप्यूटरों की फाइलों को मुक्त कर सकती हैं। एक हफ्ते के भीतर एक मुफ्त डिक्रिप्टर टूल जारी किया जाता है ताकि पिछले पीड़ित अपनी डेटा वापस पा सके, जिससे लॉकबिट उन लक्ष्यों पर अपनी पकड़ खो देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में FBI, NCA और यूपोल के अधिकारी इसे एक बड़ी जीत घोषित करते हैं। पहली बार ऐसा लगता है कि रैंसमवेयर के किंगपिन को गंभीर झटका लगा है। लेकिन सारी वाहवाही और सुर्खियों के बीच एक असहज सच्चाई मंडरा रही है। लॉकबिट का मास्टरमाइंड अब भी फरार है। वोरोनेज में दिमित्री 3 अलग अलग स्क्रीन पर जब्ती के नोटिस देखता है।
उसका जबड़ा भीग जाता है। कई वर्षों का परिश्रम 5 घंटे में गायब। उसका एनक्रिप्टेड फोन लगातार बजता रहता है। सहयोगी उनसे जवाब मांग रहे हैं, कुछ उन्हें धमकी भी दे रहे हैं। उनके साम्राज्य को प्रतिदिन $3 मिलियन का नुकसान हो रहा है। वो उठता है और अपनी खिड़की की ओर चलता। बाहर रूस की सुनसान सड़कों पर बर्फ गिर रही है। आसपास एक भी पुलिस कार नजर नहीं आ रही। वे उसके सर्वर जब्त कर सकते हैं, लेकिन यहां उसे छू नहीं सकते। वो अपनी उंगलियों को चटकाता है और एक सुरक्षित चैट में 4 शब्द टाइप करता है। मुझे 4 दिन का समय दीजिए। 4 दिन? और 4 दिनों में कितना का आएगा? 24 फरवरी 2024 को एक नया डार्कनेट पता हैकर हलकों में प्रसारित होना शुरू हो जाता है। लॉकबिट वापस आंदा है। दर्जनों सर्वर जब्त होने के बावजूद दिमित्री के पास बैकअप मौजूद थे। उसे चुपचाप अपने बुनियादी ढांचे को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। इसकी ऑपरेशन क्रोनोस ने उसके नेटवर्क के केवल एक हिस्से को ही निष्क्रिय किया। अब वो अपनी आकस्मिक योजना को क्रियान्वित करता है। वो नए सर्वर चालू करता है, पासवर्ड और मजबूत बनाता है और अपने सहयोगियों को एक चुनौतीपूर्ण संदेश भेजता है, हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। एक ऑनलाइन चैट में लॉकबिट सब दावा करता है कि कानून प्रवर्तन ने केवल कुछ पुराने सॉफ्टवेयर में एक ज्ञात बग का फायदा उठाया था और हंसते हुए कहता है कि ऐसा हमला दोबारा काम नहीं करेगा। एक और कार्रवाई से बचने के लिए वो सब कुछ विकेंद्रीकृत कर देता है। लॉकबिट एफिलिएट पोर्टल को दर्जनों अनजान सर्वरों में बांध दिया गया है। हर सर्वर तक केवल जांचे परखे साझेदारी पहुंच सकते हैं। वो इसे लॉकबिट 4.0 का पुनर्निर्माण नाम देता है, अपने साम्राज्य का एक नया संस्करण जो पहले से कहीं अधिक मजबूत और सतर्क है। इस वापसी में नाटकीयता भी है। फिर से शुरू हुई लॉकबिट लीक साइट पर बेहिचक ढेर सारे नए पीड़ितों की सूची डाली जाती है। कुछ असली है, कुछ पूरी तरह से झांसा। एक करतब में साइट पर एफबीआई का नाम भी पीड़ितों में दिखाया जाता है। ये एक साफ झूठ है, लेकिन संदेश स्पष्ट है। दिमित्री फेट्स का मजाक उड़ा रहा है। वो पुराने हैक्स का डेटा भी फिर से पोस्ट करता है और बेहुदा धमकियां देता है। एक बार तो उसने दावा किया कि उसने ट्रंप से जुड़े कोर्ट केस के गुप्त दस्तावेज उजागर कर दिए। ये प्रोपेगेंडा है जिसका मकसद लॉकबिट को पहले जितना ही खतरनाक दिखाना है। लेकिन इस दिखावे के पीछे असलियत मिली जुली है। क्रोनोस की कार्रवाई ने दिमित्री के ऑपरेशन को हिला कर रख दिया। पुलिस द्वारा आंतरिक लीक से शर्मनाक जानकारियां सामने आएंगे। माना जाता है कि लॉकबिट के आधे से ज्यादा सहयोगियों को अपने हैक से कभी कोई भुगतान नहीं मिला। कई लोग मुनाफा देखने से पहले ही ठगे गए या गिरफ्तार हो गए। रुकिए, इसे फिर से कहे, आधे से ज्यादा को कभी पैसे नहीं मिले। लेकिन अगर आधे सहयोगियों को कभी भुगतान नहीं मिला तो इसका मतलब है कि दिमित्री ने सारी फिरौती की रकम का लगभग 75% खुद रख लिया, न कि 20% जैसा कि उसने दावा किया था। इन खुलासों ने दिमित्री के दल में अविश्वास की भावना भर दी है। कुछ संभावित साइबर अपराधी सोचने लगते हैं कि लॉकबिट के साथ साझेदारी करना वाकई जोखिम के लायक है या नहीं। 7 मई 2024 अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मंच पर आते और आरोपों का एक ढेर सार्वजनिक कर किए। पहली बार दिमित्री यूरिएविच कोरोशेव को लॉकबिट के निर्माता और एडमिन के रूप में नाम लेकर बुलाया जाता है। इस घोषणा का समन्वय सहयोगी देशों के साथ किया गया है। यूके और यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे दिमित्री की उनके अधिकार क्षेत्रों में मौजूद सभी संपत्तियां फ्रीज कर दी गई हैं। अमेरिका विदेश विभाग ने उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना के लिए $1 करोड़ का इनाम घोषित किया है। ये एक मजेदार विडंबना है। कभी दिमित्री ने घमंड में आकर खुद को पकड़वाने वाले को $1 करोड़ देने की पेशकश की थी, ये मानकर कि उसे कभी पकड़ा नहीं जा सकता। अब वही रकम उसके सिर पर इनाम के तौर पर रखी गई है। लेकिन उसे $1 करोड़ के इनाम में कुछ तो गड़बड़ है जो समझ नहीं आती। एफबीआई इतिहास में अब तक सिर्फ 3 बार उसने ठीक इतनी ही रकम का भुगतान किया है। तीनों ही बार लक्ष्य 60 दिनों के भीतर पकड़ लिया गया। दिमित्री के सिर पर इनाम घोषित हुए 200 दिन हो चुके हैं, तो वो अब तक आजाद चोर है। इसका जवाब सीधा और डरावना है। कोई है जो नहीं चाहता कि उसे पकड़ा जाए, लेकिन कौन और क्यों? लेकिन उजागर होना पकड़े जाने के बराबर नहीं है। रूस में दिमित्री अभी एक आजाद आदमी है, एक ऐसी सरकार की सुरक्षा में जिसने कभी भी अपने हैकरों को पश्चिमी देशों को प्रत्यर्पित नहीं किया। उसे अपने देश में डरने की कोई खास वजह नहीं है। असल में जब पूरी दुनिया उसकी निंदा कर रही है, वो तो जैसे कंधे उचका देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अब भी अपने गृहनगर में खुलेआम रह रहा है, ना कोई गुप्त बनकर, ना ही कोई बेतहाशा भागदा। वो सचमुच अपने बगीचे की देखभाल कर रहा है। पड़ोसी एक शांत स्वभाव के 31 वर्षीय युवक को रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए देखते हैं, जबकि एफबीआई उसका नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में चिपका रही है। लेकिन जब तक वो गलती से ऐसे देश में छुट्टियां मनाने नहीं चला जाता जहां प्रत्यर्पण संधि है, दिमित्री को कोई छू भी नहीं सकता।
2024 की शुरुआत में जब उसका असली चेहरा सामने आए मुश्किल से 1 महीना ही हुआ था, दिमित्री ये साबित करने का फैसला करता है कि न तो गिरफ्तारी और न ही इनाम की घोषणाएं उसे रोक पाई हैं। शक्ति का नाटकीय प्रदर्शन करते हुए लॉकबिट के नए अवतार में दावा किया कि उसने वैश्विक वित्त के केंद्र में मौजूद एक संस्था अमेरिकी फेडरल रिजर्व में सेंध हला लिया। याद है वो पहली स्क्रीम की झिलमिलाहट जो हमले से 3 हफ्ते पहले हुई थी? वो दिमित्री की दूसरी गलती थी, बहुत जल्दी अपनी पहुंच की जांच करना। लेकिन उसकी तीसरी गलती, जो सब कुछ तबाह कर सकती थी, उसने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए वही पिज्जा डिलीवरी सर्विस इस्तेमाल की। वही फर्जी नाम, वही डेटा सेंटर का पता। और इस बार कोई देखा है, कोई ऐसा जो ठीक इसी पैटर्न का इंतजार कर रहा था। ये एक ऐसा डाका था जो बाकी सब पर भारी पड़ जाता। 3 टेराबाइट्स फेडरल रिजर्व का डेटा कथित तौर पर उनके हाथ में है। संदेह करने वाले सोचते हैं कि क्या गैंग ने सच में फेड में सेंध लगाए या भी किसी ठेकेदार बैंक की छोटी घटना का फायदा उठा रहे हैं। जो भी हो, फिरौती की मांग सार्वजनिक कर दी जाती है और घड़ी टिकने लगती है। हैकर्स एक घमंडी नोट पोस्ट करते हैं जिसमें अधिकारियों को बेहतर वार्ताकार रखने का आदेश देते हैं और उनके $50,000 के ऑफर का मजाक उड़ाते हैं। संकेत साफ है, दिमित्री कोरोशेव, जो अब दुनिया के सबसे वांछित लोगों में से एक है, खुलेआम शेर को छेड़ रहा है। क्या वो सच में अजेय है? कभी अजेय माने जाने वाले रैनसमवेयर के राजा को नामित और शर्मिंदा किया गया है, फिर भी वो खुलेआम अपना काम कर रहा है। सरकार ने उसकी पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया और उसकी तस्वीर शाम की खबरों में दिखा दी, फिर भी वो यहीं है, अब भी पश्चिम को अपनी शर्तें बता रहा है। ये बात बेतुकी लगती है, गुस्सा दिलाती है और एक निराशाजनक सवाल खड़ा करती है। इतनी सारी कार्रवाई, टास्क फोर्स और चर्चाओं के बाद भी क्या वाकई कोई दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर को रोक सकता है?